सुधीजन श्रोताओं, सर्वप्रथम मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के कार्यकारी सदस्यों का अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने शासकीय और अकादमिक कार्यक्रमों की व्यस्तता के बावजूद एक नीतिगत विषय पर संवाद करने के लिए मुझे मनोनीत किया है। इस नीतिगत विषय के संवाद का विषय है संस्कृत को मुख्य धारा में लाने के संवैधानिक उपाय। वर्तमान परिदृश्य में यह गंभीर विषय है जिस पर बात करना मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए जानकारों द्वारा प्रमाणित होने की अपेक्षा रखता है। स्वामी विवेकानंद जयंती 2022 के कार्यक्रम के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री श्रद्धेय श्री कल्ला साहब के साथ ही सोशल मीडिया के लाइव स्ट्रीम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत विषय के प्रति छात्रों के घटते रुझान की ओर संकेत भी किया और उन्होंने इस पर चिंता भी व्यक्त की। ऐसे विषय पर मुख्यमंत्री जी द्वारा चिंता व्यक्त करना और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से इसका कारण खोजने और उपाय बताने के लिए आह्वान करना इस विषय की गंभीरता को और अधिक स्पष्ट करता है। उपयुक्त समय आने पर उपायों पर भी शासन द्वारा कार्य करने की इच्छा शक्ति को भी व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि राजस्थान पूरे प्रदेश में ऐसा प्रदेश है जिसने अपनी शासन स्तर पर राजस्थानी भाषा के साथ साथ संस्कृत को अधिक महत्व दिया है, उस पर अधिक काम किया है। यह राजस्थान की संस्कृति है, इसमें व्यापक सोच को सदा महत्व दिया गया है। यह भी इसका उदाहरण है। शासन को जहां राजस्थानी भाषा की औपचारिक शिक्षा में लाने हेतु कुछ विशेष काम करने की आवश्यकता है, वहीं संस्कृत के संवर्धन हेतु कुछ सहज संभव प्रगतिशील उपाय करने की भी आवश्यकता है। अपने त्याग और नीति के आधार पर राजस्थान पूरे देश का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखता है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः इन दोनों भाषाओं में अवसर पैदा करने हेतु हमारी राज्य सरकार संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है। सरकार ने इन विषयों पर काम किया भी है, पर उसे निरंतर बनाए रखने और परिणाम स्तर पर प्राप्त करने में कुछ प्रणालीगत न्यूनताएं समय पर निस्तारित नहीं हो पाई है। इन न्यूनताओं को चिन्हित करना और उनका समयानुसार समाधान खोजना आज हमारे विषयगत संवाद का प्रतिपाद्य विषय है। हम सब जानते हैं कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषाओं में से एक निरंतर ज्ञान परंपरा को अविच्छिन्न रूप से जो शब्द संपदा मानव जाति की वैचारिक दरिद्रता को दूर करने हेतु सदा खड़ी रही है, संस्कारों की वह संस्कृत भाषा राजस्थान की औपचारिक शिक्षा में घटती छात्र संख्या की समस्या से जूझ रही है। संस्कृत जन भाषा रही है और नहीं इसके बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत का अपना एक भाषा परिवार है जिसकी वह मुखिया है। ऐसे भारोपीय परिवार की बात छोड़ भी दें तो भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी भाषाओं के साथ संस्कृत का अंतः संबंध है। इन सभी भाषाओं के साथ तत्सम तद्भव रूप शब्द रूप से संस्कृत ने इन सभी भाषाओं का निरंतर संरक्षण और संवर्धन किया है। इस प्रकार संस्कृत विभिन्न भाषा भाषी जनों की अभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पोषण कर रही है। इन भाषाओं ने भी संस्कृत शब्द संपदा को प्रचुर मात्रा में ग्रहण करते हुए संस्कृत के साथ उपकार्य उपकारक महासंबंध बना लिया है। शिक्षा के नाम पर भाषा के संबंध में 1835 में अंग्रेजों के क्रूर वैधानिक भाषाई प्रावधान भी उस संबंध को तोड़ने में सफल नहीं हो सके हैं। सहज संस्कृत भाषी परिवार, संस्कृत भाषी ग्राम, संस्कृत भाषी नगर अथवा राज्य है या नहीं, इसके बारे में भी मतभेद हो सकते हैं और इस भूमंडल पर अन्य भाषाओं के निर्धारित क्षेत्रों की भांति संस्कृत भाषा का कोई क्षेत्र विशेष भी नहीं है। अर्थात संस्कृत भाषा पर आधारित किसी राजनीतिक राज्य का निर्माण भी दिखाई नहीं देता है, किंतु इस भाषा को राष्ट्र के रूप में अपनी सर्वोत्तम पहचान बताने वाले महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कोट, अगर कोई मुझे पूछे कि तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट पैतृक धन क्या है, तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि संस्कृत और उसमें निहित ज्ञान। जब तक संस्कृत का महत्व है तब तक भारत का महत्व रहेगा। संस्कृत भाषा और उसके विभिन्न विधाओं का असाधारण महत्व होने के कारण संसार में प्रायः सभी देशों ने द्रुत गति से भारत का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था, ऐसा इतिहास में दिखाई देता है। अनकोट। 1 मई 1986 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था, कोट, संस्कृत प्रचार प्रसार के माध्यम से भारतीय संस्कृति विदेशों में पहुंची है। अनकोट। संस्कृत के महत्व की विवक्षा जिज्ञासा, संस्कृत के प्रति प्रियता किसी भी व्यक्ति को भारतीयता और राष्ट्रीयता की पहचान का
अग्रदूत बना देती है। नेतृत्व की इतनी उच्च भावना के अनुरूप विषयों के परामर्शदाता जब उपयुक्त नीति निर्धारण कर पालन करने में प्रमाद कर जाते हैं, तब वे राष्ट्र को और सभी को अपयश दिला देते हैं। संस्कृत के लिए राजस्थान में प्रारंभ से ही विशिष्ट नीति बनी और उप मुख्यमंत्री श्रीमती कमला जी के कार्यकाल पर्यंत इसकी ठीक से वृद्धिशील देखरेख होती रही। राजस्थान प्रतिवर्ष सर्वाधिक बजट संस्कृत टाइटल के लिए खर्च करने वाला राज्य है। पूर्व के 2-3 दशक से अवसरों की कमी बढ़ने से यह निवेश वांछित परिणाम उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। अतः घटती छात्र संख्या का विषय हमें कारण और उपाय जानने के लिए प्रेरित करता है। कुछ विधानों से अवसरों की संख्या घटी है, जैसे आयुर्वेदाचार्य की प्रारंभिक परीक्षा से संस्कृत का पृथक्करण, अनुदानित संस्थाओं के स्टाफ का अधिग्रहण हो जाने से निजी संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत विद्वानों के निरंतर अवसरों की समाप्ति, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भाषा विषयक विकल्प समाप्ति से सर्वाधिक प्रभावित विषय संस्कृत ही हुआ है। प्रचलित नियमों की पालना करने पर आग्रह की बजाय प्रचलित नियमों के पालना पर आग्रह की बजाय दबाव समूहों को खुश करने के लिए बिना किसी नैतिक आधार के नए नए नियम बना देने से भी बनी बनाई व्यवस्था डिरेल हो जाती है। रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिवर्ष रोटेशन से न होने के कारण छात्रों को अध्यापक नहीं मिल पाते हैं और योग्य विद्वानों को आजीविका के अवसर समय पर नहीं मिल पाते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में तो गत 17 साल के कालखंड में महाविद्यालयों में एक भी शैक्षिक नवनियुक्ति नहीं हुई है। युवा विद्वानों की गति और सामाजिक स्थिति भी आने वाली पीढ़ी को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रेरणा देती है। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बहुत अंतराल के बाद हुई। संस्कृत विद्यालयों में गत 4 वर्षों से शैक्षिक स्टाफ नवनियुक्ति निरंतर हो रही है। 2 दशक पूर्व भी भर्ती प्रक्रिया के निरंतर रहते राजस्थान देश के सर्वाधिक संस्कृत शिक्षकों की आपूर्ति करने वाला राज्य बना हुआ था। अभ्यासी शिक्षकों का ठहराव आवश्यक है। प्रतिभा एवं उन्नतिशील शिक्षकों के लिए उन्नत अवसर आवश्यक है। यह शासन की नीतियां ही उपलब्ध करा सकती है। राजभाषा के प्राथमिक शब्द स्रोत और हमारी सामाजिक संस्कृति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति संस्कृत को मुख्य धारा में लाने के संवैधानिक उपयुक्त उपायों में शिक्षा नीतिगत महत्वपूर्ण एक घटक है। सबसे पहले हम शिक्षा नीति के कुछ तत्वों पर बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा। बचपन में बालक द्वारा अपना ज्ञान गढ़ने की अवस्था के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होगी तो लर्निंग आउटकम्स सहज और अधिक उपयुक्त होंगे। सभी शिक्षा नीतियां भी इसका समर्थन और प्रवर्तन करती आई है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि माता पिता परिवार की भाषा को बालक शीघ्र ग्रहण करता है और स्वयं उसका विस्तार भी करता है। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 2 भाषाओं की अनिवार्यता जान पड़ती है। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों वाले और संसाधन विहीन स्थान वाले शिक्षा केंद्रों पर भी 2 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं, अथवा कोई विदेशी भाषा भी अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं, इस पर निश्चित ही मतभेद है। यदि 2 भाषाएं रखना आवश्यक है तो हमारे यहाँ भी अनिवार्य तो प्रथम भाषा की लिपि में संस्कृत को रख लेना सर्वाधिक परिणामदायी सिद्ध हो सकता है। यह समाधान केवल राजस्थान के लिए नहीं है, अपितु पूरे देश और सभी राज्यों के लिए सहज है। राजस्थान इसका प्रवर्तक हो सकता है। राजस्थान में हमें यह सुविधा भी है कि लोक भाषा राजस्थानी, संस्कृत और राजभाषा हिंदी, इन तीनों की लिपि देवनागरी लिपि है और शब्द संपदा भी तत्सम तद्भव रूप से मिलती जुलती है। वाक्य विन्यास की सामान्य अलग पहचान मात्र से हम तीनों भाषाओं का समानांतर विकास और अध्ययन कराने में सहज समर्थ हो सकते हैं। इन तीनों भाषाओं का सहज ज्ञान राजस्थान के विद्यार्थियों का अधिकार है। इसके लिए त्रिभाषा पुस्तकें, ट्राइलिंगुअल ई कंटेंट, ट्राइलिंगुअल ई कंटेंट, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे।
अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में भी रोमन अथवा देवनागरी लिपि दोनों का विकल्प देते हुए संस्कृत के अध्ययन का अवसर विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। इसमें भारत की ज्ञान परंपरा के वैश्विक संवाहक निर्मित होंगे और विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इंडोलॉजी विषय प्रचलित है, उनमें उपलब्ध अवसरों को राजस्थान के विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे। वे हमारी समावेशी संस्कृतियों के स्वाभाविक राजदूत भी बन सकेंगे। आगे जब हम माध्यमिक स्तर की बात करते हैं तब यह भी देखना है कि छात्र को 3 भाषाओं का ज्ञान हो जाए। यह देखना बड़ा आनंददायक होगा कि 2 अनिवार्य भाषाओं, जिनमें एक अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी रखा गया है, लेकिन देश में तृतीय भाषा को विकल्प के रूप में चुनने वालों में सर्वाधिक संस्कृत को पसंद करते हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अभियान को पूर्ण करने में अंग्रेजी बाधक है या साधक, इस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत सर्वाधिक लोकप्रिय है और इतनी लोकप्रिय है कि कोई भी भाषा इसकी लोकप्रियता के दशमांश में भी नहीं है। अन्य भाषा शिक्षण को दिए गए समय में विपरीत कोई विद्यार्थी 10% समय भी संस्कृत को दे दे तो उपलब्धियां आश्चर्यजनक होगी। यह सुखद है कि राजस्थान में 10वीं कक्षा में तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को लेने वालों का रेट 97% से ऊपर है। बहुत कम समय खर्च कर सहज में आनंददायक तरीके से संस्कृत उत्तीर्ण करने में विद्यार्थी सफलता हासिल करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि संस्कृत का अन्य भाषाओं के साथ उपकार्य उपकारक संबंध। संस्कृत अन्य भारतीय ही नहीं अपितु भारोपीय परिवार की भाषाओं के लिए एक फैसिलिटेटर का काम करती है। वह अन्य भाषाएं भी संस्कृत के शब्दों को ग्रहण करके उसकी शब्द संपदा को जन सामान्य में पहुंचाने का काम करती है। इसलिए संस्कृत के साथ अन्य भाषाओं का उपकार्य उपकारक संबंध है, जो अन्य भाषा में अंशुत रूप से मिलना दुर्लभ है। हम देख सकते हैं कि संस्कृत को भारत के किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं बताया जा सकता, लेकिन शब्द संपदा किसी भी भाषा में संस्कृत की समाप्त नहीं की जा सकती है। संस्कृत भाषा का महात्मा शब्द, महान आत्मा वाला अर्थ बापू के लिए कोई उपाधि मात्र नहीं था, अपितु उसके पीछे निहितार्थ को धारण करने वाला, आत्मसात करने वाला उनका व्यवहार बन गया था। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वचन और कर्म में एक जैसी स्थिति का होना महात्मा का लक्षण है, जो बापू में घटित हो रहा है। कुछ कालखंड पूर्व हमारे बीच अपने जीवन को खपा देने वाले एक मानव बापू के व्यक्तित्व को अन्य किसी भाषा में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। जो लोग बिना संस्कृत शब्द संपदा के भारत को अभिव्यक्त कर सकने की बात करते हैं, वे और उनके प्रयास सदा के लिए अधूरे हैं। पूज्य बापू ने संस्कृत भाषा को कुशलतापूर्वक न पढ़ लेने का मलाल व्यक्त किया है। अतः संस्कृत अध्ययन उस महात्मा को श्रेष्ठ तर्पण होगा। उच्च शिक्षा में मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम में संस्कृत की विधाओं के विषयों को एक एक बिंदु विषयों के उच्च शिक्षा में मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम में संस्कृत की विधाओं के विषयों को एक एक बिंदु जीवन के लिए परिपूर्ण विषय का प्रतिपादन करने में समर्थ है, जिनका अध्ययन भी विद्यार्थियों और मानव समाज को सामर्थ्यशील बनाएगा। उदाहरण के लिए योग का प्राणायाम। इसलिए संस्कृत के विशेषतः जीवन उपयोगी शास्त्र विषयों को पाठ्यक्रम अधिकाधिक रूप से सब प्रकार के उच्च शिक्षा केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा के मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम में संस्कृत की विधाओं के विषयों को एक एक बिंदु जीवन के लिए परिपूर्ण विषय का प्रतिपादन करने में समर्थ है, जिनका अध्ययन भी विद्यार्थियों और मानव समाज को सामर्थ्यशील बनाएगा। उदाहरण के लिए योग का प्राणायाम। इसलिए संस्कृत के विशेषतः जीवन उपयोगी शास्त्रीय विषयों के पाठ्यक्रम अधिकाधिक रूप से सभी प्रकार के उच्च शिक्षा केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आइए शिक्षा नीति के प्रावधानों के बाद हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं। संस्कृत के गुणगान की आत्ममुग्धता छोड़कर संवैधानिक अनुच्छेद 343 और 351 के कोट संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत के सामाजिक संस्कृति
भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अनकोट। इस नीति निर्देशक तत्व की पालना एवं त्रिभाषा युक्ति के अनुसरण में विभिन्न भाषाओं ने संस्कृत भाषा की तत्सम और तद्भव शब्द संपदा को आत्मसात करके संस्कृत को निरंतर बनाने में जो योगदान दिया है, उसे भाषा शिक्षण में हर स्तर पर सम्मिलित करके संस्कृत और अन्य भाषाओं के पारस्परिक उपकारी उपकारक संबंध को उभारा जाना चाहिए। परस्परम भावयन्तः ते देवा भावयन्तुनः। 351 के भाषाई नीति निर्देशक तत्व की इस धारा में 2 तत्व महत्वपूर्ण है। पहला, भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, और दूसरा, जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत शब्द ग्रहण करना। इन दोनों कसौटियों के आधार पर संस्कृत के लिए विशिष्ट प्रावधान हमारे मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। अतः व्यक्तिगत रूप से भी, शासन की दृष्टि से भी संस्कृत के लिए कुछ निर्धारण करना नैतिक कृत्य है और निर्धारित संस्कृत कार्य न करना अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। भाषा अध्ययन में देशज और विदेशी शब्दों के साथ ही जो तत्सम और तद्भव शब्द कहे गए हैं, उन्हें औपचारिक पाठ्यचर्या में संस्कृत सम और संस्कृत भव कहा जाए। इसमें भारतीय भाषाओं में सामंजस्य और समन्वय बढ़ेगा, साथ ही संस्कृत की सामासिक पहचान बढ़ेगी। संज्ञा शब्द की बजाय सर्वनाम शब्द प्रयोग से ज्ञान ठीक से हो जाएगा। यह सत्यमेव जयते की भांति सुसंगत नहीं है। निर्वाचन के समय प्रत्याशी और व्यक्तियों और पार्टियों के घोषणा पत्रों में अपनी भाषाओं के लिए विशेष प्रयास किए जाने की घोषणा करवाना भी पारदर्शी एवं वैधानिक उपाय है। राज्य के कार्मिक चयन प्रक्रिया में जहाँ जहाँ अनिवार्य भाषा के प्रश्न पत्र है, उनमें संस्कृत शब्द संपदा, भाषा विषय से संबंधित देवनागरी रोमन लिपि का विकल्प प्रदान करते हुए लगभग 1/4 भाग के प्रश्न पूछे जाने से संस्कृत को मुख्य धारा में लाने के अवसर उपलब्ध होंगे, और यह स्तर कक्षा 8वीं के स्तर का भी रखा जा सकता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का 2018 का सिलेबस उदाहरण हो सकता है। होलिस्टिक अप्रोच के तहत भारतीय भाषाओं की वैधानिक समानता, न्यायिक एवं पद संबंधी विवेकाधिकार की गरिमा के लिए अनुच्छेद 348 के प्रावधानों की समीक्षा अपेक्षित है। इसके लिए राजस्थान शासन द्वारा भारत सरकार को आम सहमति बनाकर वांछित कार्य करने के लिए लिखा जाना उचित होगा। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में चल रहे इंडोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा आदि विषयों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में संचालित करने से स्कूल शिक्षा और हायर एजुकेशन के बीच तथा उपमहाद्वीपीय, अंतर्महाद्वीपीय अंतःसंबंध स्थापित करने में सहूलियत होगी। राजस्थान के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में रिक्त वर्षवार विशेष अभियान के तहत संस्कृत से संबंधित पद भरे जाएं। पूर्व वर्षों की रिक्तियां हों तो राजस्थान के अवसर वंचित युवा विद्वानों को आवेदन के समय आयु सीमा में छूट दी जावे। इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जावे, जिससे प्रशासनिक शिथिलता और अड़चनों को दूर किया जा सके। मॉडल के तौर पर संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में महात्मा गांधी ओरिएंटल संस्कृत विद्यालय भी संचालित हो सके तो शासन द्वारा संस्कृत को मुख्य धारा में रखने का विचार व्यक्त हो सकेगा। ऐसे कुछ उपायों के साथ साथ तकनीकी और अन्य उपाय भी हमें देखने होंगे। वर्तमान युग ई लर्निंग, ई मार्केटिंग का युग है। संस्कृत इसके लिए सर्व अग्रणी होने की क्षमता रखती है, किंतु हम संस्कृत वालों की इसके प्रति निष्ठा और संस्कृत प्रेमियों की जागरूकता की अपेक्षा भी रखती है। जिस प्रकार राजस्थान संस्कृत एकेडमी अपने विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से ई कंटेंट तैयार करवा रही है, इसी प्रकार विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों को CSR से जोड़ते हुए पृथक पृथक विषय देकर उन पर ई कंटेंट तैयार करवाए जाने चाहिए।
विभिन्न विषयों पर उनकी प्रतिस्पर्धाएं व्यापक स्तर पर करवाकर निरंतर करवाते हुए उनमें गुणात्मक सुधार लाना चाहिए। संस्कृत फ्रेंडली वॉइस टाइपिंग, साउंड रिकग्नाइजेशन सिस्टम से संबंधित ऐप्स एवं सॉफ्टवेयर्स तैयार करने हेतु ACR, CSR अथवा शासन स्तर से बजट प्रावधान होने चाहिए। सारांश में जहाँ जहाँ संस्कृत के लिए राजस्थान के लिए अवसर नहीं हैं उन्हें उत्पन्न करना और जो अवसर उपलब्ध हैं उनका लाभ मनोयोग पूर्वक प्राप्त करना हमारे उपायों का उपेय अथवा प्राप्य होना चाहिए। विषय पर इस संक्षिप्त चर्चा के पश्चात अंत में मेरी वैचारिक कमियों, उच्चारण में स्खलन, श्रोतागण के समय का अपव्यय जिस अंश में हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए संस्कृत की 1-2 कालजयी शब्द संपदा का वाचन कर मैं अपना दोष मार्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यमप्रियम, प्रियंच नानृतं ब्रूयात, एष धर्म सनातनः। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधः, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वं, मार्दवम् ह्रीरचापलम्, तेजक्षमा धृतिश्शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी भविजातस्य भारत। ओम सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो कुछ उपयोगी बन पाया है उसके लिए संस्कृत शिक्षा और संस्कृत अकादमी के पुरोधाओं के प्रति पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। कृतज्ञोस्मि, अनुगृहीतोस्मि। ओम शांति शांति शांति।